हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल लव फॉर ऑल पर्पज़ पे। अब सेक्शन 21 है संरक्षागृह, प्रोटेक्टिव होम्स। ये क्या होते हैं अपन देख लेते हैं। नंबर 1, राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन इतने संरक्षागृह और इतनी सुधार संस्थाएं जितनी वह ठीक समझती है स्वविवेकानुसार स्थापित कर सकेगी, और ऐसे गृह और संस्थाएं जब स्थापित हो जाएं तब ऐसी रीति से अनुरक्षित रखी जाएंगी जैसी वो विहित की जाएं। मतलब स्टेट गवर्नमेंट ऐसे संरक्षा गृह बनाएगी, जितने आवश्यक हैं उतने बनाएगी, और उनको उस रीति से रखेगी जैसे कि प्रिस्क्राइब किया जाए रूल्स के हिसाब से। वहीं क्लॉज 2 है, राज्य सरकार से भिन्न कोई व्यक्ति या कोई प्राधिकारी, मतलब नो पर्सन और नो अथॉरिटी other than the state government shall after the commencement of his act establish or maintain। मतलब इस राज्य सरकार से भिन्न कोई व्यक्ति या कोई प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात किसी संरक्षा गृह या सुधार संस्था की स्थापना या अनुरक्षण राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन और अनुसार करने की सिवाय नहीं करेगा। मतलब स्टेट गवर्नमेंट तो बनाएगी इसे सुरक्षा गृह, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स के अलावा अन्य कोई व्यक्ति यदि बनाता है तो उसको उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। यदि गवर्नमेंट की लाइसेंस के बिना बनाता है चलाता है तो ये अवैधानिक हो जाएगा। वहीं क्लॉज 3 है, राज्य सरकार किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त आवेदन किए जाने पर ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी को विहित रूप में संरक्षा गृह और सुधार संस्था स्थापित करने और अनुरक्षित रखने के लिए अथवा यथास्थिति अनुरक्षित रखने के लिए अनुज्ञप्ति दे सकेगी, और ऐसी दी गई अनुज्ञप्ति में ऐसी शर्तें अंतर्विष्ट हो सकेंगी जैसी राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अधिरूपित करना ठीक समझे। मतलब अन्य व्यक्ति भी बना सकते हैं जो गवर्नमेंट के नहीं है, लेकिन वो संस्था यदि उन्हें बनाएगी तो अनुज्ञप्ति लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा, और लाइसेंस उन शर्तों नियमों के अंतर्गत होगा जो राज्य सरकार निर्धारित करेगी। तो इस तरह से अन्य भी संस्थाएं बनाई जा सकती हैं जो सुरक्षा गृह है। तो ये सेक्शन 20 में हमने सुरक्षा गृह देखा, प्रोटेक्टिव होम। अब सेक्शन 21A आते हैं अपन। इसमें बहुत सारे क्लॉज हैं 20 में, अपन सबको यहाँ नहीं देख रहे हैं। अपन सेक्शन 21A पे आ जाते हैं। अभिलेखों का पेश किया जाना मीन्स प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। प्रत्येक व्यक्ति या प्राधिकारी जो धारा 21 की उपधारा 3 के अधीन कोई संरक्षा गृह या सुधार संस्था यथास्थिति स्थापित करने या अनुरक्षित रखने के लिए अनुज्ञप्त है, जब कभी न्यायालय द्वारा अपेक्षा की जाए ऐसे गृह या संस्था द्वारा रखे गए अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों को ऐसे न्यायालय के समक्ष पेश करेगा। मतलब जो सेक्शन 20 में संरक्षा गृह है, प्रोटेक्टिव होम है, उनकी चलाने की अनुज्ञप्ति यदि स्टेट गवर्नमेंट ने किसी व्यक्ति को दी है तो उसको उससे संबंधित अभिलेख रखने होंगे, और जब भी राज्य सरकार चाहे तो उन अभिलेखों को मंगा सकती है, देख सकती है, उनका पुनरीक्षण कर सकती है, ऐसे न्यायालय के समक्ष पेश करेगा और उनको दिखाएगा यदि न्यायालय उससे उनकी डिमांड करता है तो, न्यायालय द्वारा अपेक्षा की जाती है तो। ए कोड प्रोड्यूस द रिकॉर्ड्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन्ड बाय सच होम और इंस्टीट्यूशन बिफोर सच कोर्ट। नाउ सेक्शन 22 विचारण की बात कर लें, ट्रायल की बात कर लें। ट्रायल क्या होती है हम जानते हैं। CRPC के अंतर्गत 4 प्रकार की ट्रायल हैं: सेशन ट्रायल, समरी ट्रायल्स, समन ट्रायल्स और वारंट ट्रायल। ट्रायल से मतलब है मामले का संचालन। तो विचारण किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय, मतलब महानगर मजिस्ट्रेट कौन हो गया? महानगर मजिस्ट्रेट हो गया मतलब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट मतलब JMFC, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से नीचे का कोई भी न्यायालय सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7 और सेक्शन 8 के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। मतलब ये हो गया नो कोर्ट इन्फीरियर ऑफ दैट ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और a judicial magistrate of the first class shall try any offence under section 3, 4, 5, 6 and 7 and 8। मतलब उनसे नीचे का कोई न्यायालय इन मामलों को का विचारण नहीं करेगा। ये तो हमने देखा। अब सेक्शन 22A अपन देखते हैं। विशेष न्यायालयों की स्थापना करने की शक्ति। राज्य सरकार को विशेष न्यायालय बनाने की शक्ति होगी। आवश्यकता अनुसार वो उतने विशेष न्यायालय बना सकता है जो इन मामलों को शीघ्रता से सुलझाने के लिए आवश्यक हैं, और वो उनको शीघ्रता से सुलझाया जा सकता है, इसलिए वो उतने विशेष न्यायालय बना सकती है। तो उसको अपन देख लेते हैं।
नंबर 1, यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि किसी जिला या महानगर क्षेत्रों में इस अधिनियम के अधीन अपराधों के शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है, तो वह शासकीय राजपत्र में सूचना द्वारा और उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात ऐसे जिला या महानगर क्षेत्र में यथास्थिति प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों या महानगर मजिस्ट्रेटों के एक या अधिक न्यायालयों की स्थापना कर सकेगी। ऐसा लगता है तो वहाँ के उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद उतने जिलों में या महानगर क्षेत्र में प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय बना देगी, जो विशेष न्यायालय के रूप में काम करेंगे और इस तरह के मामलों को शीघ्रता से सुलझाने में मदद करेंगे। वहीं क्लॉज 2 है, जब तक कि उच्च न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया जाए, उपधारा 1 के अधीन स्थापित किया गया न्यायालय केवल इस अधिनियम के अधीन मामलों की बाबत ही अधिकारिता का प्रयोग करेगा। मतलब उच्च न्यायालय ने अलग से कोई निर्देश नहीं दिया है, तो इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विशेष न्यायालय जो हैं सिर्फ इस तरह के मामलों को ही निपटाने में सहायता करेंगे, इस तरह के मामले ही निपटाने की उनके पास अधिकारिता जुरिडिक्शन होगा। वहीं क्लॉज 3 है, उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी जिला या महानगर क्षेत्र में उपधारा 1 के अधीन स्थापित किए गए किसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार यथास्थिति समस्त जिला या महानगर क्षेत्र में होगा। मतलब इस विशेष जो न्यायालय बनाए गए हैं, इनके जो मजिस्ट्रेट हैं, इनका जो अधिकार है या क्षेत्राधिकारता है वो उस पूरे जिले या पूरे महानगर क्षेत्र में होगा जहाँ की वो स्थापित है। मतलब उनकी अधिकारिता के अंतर्गत वो जिला या महानगर क्षेत्र आएगा और उसमें होने वाले सारे इस तरह के अपराध इनके अंतर्गत अधिकारिता में आएंगे और वो उन पर कार्रवाई करके विचारण कर सकते हैं। 4 क्लॉज है, इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी जिला या महानगर क्षेत्र में उपधारा 1 के अधीन स्थापित किए गए किसी न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की यथास्थिति धारा 11 की उपधारा 1 के अधीन या धारा 16 की उपधारा 1 के अधीन स्थापित किया गया न्यायालय समझा जाएगा और इस संहिता के उपबंधों ऐसे न्यायालयों के संबंध में तदनुसार लागू होंगे। मतलब सेक्शन 11 और सेक्शन 16 ऑफ CRPC के अंतर्गत जो न्यायालय बनाए जाते हैं उनके अधीन स्थापित समझे जाएंगे और यह समझा जाएगा कि इस संहिता के उपबंध ऐसे न्यायालय के संबंध में तदनुसार लागू होंगे। मतलब CRPC के उपबंध सारे उस हिसाब से लागू होंगे। अब स्पष्टीकरण भी दे रखा है, इस धारा में उच्च न्यायालय का वही अर्थ है जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 के खंड ई में है। उच्च न्यायालय मतलब वह न्यायालय जिसको सभी प्रकार के दंड देने की अधिकारिता है। जो भी द्वारा आपराधिक के दंड है, सारे के दंड उच्च न्यायालय दे सकता है। मृत्युदंडादेश, आजीवन कारावास, 10 वर्ष, 7 वर्ष, जितने भी आदेश हैं, जुर्माना, सबका उच्च न्यायालय कर सकता है। सेक्शन 22A है, केंद्रीय सरकार की विशेष न्यायालय स्थापित करने की शक्ति। वहीं केंद्र सरकार के पास भी विशेष न्यायालय स्थापित करने की शक्ति है। वो कैसे करेगा? नंबर 1, यदि केंद्र सरकार का समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन और एक से अधिक राज्य में किए गए अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए इस अधिनियम के अधीन एक से अधिक राज्यों के बीच में शीघ्र मामलों के विचारण के लिए उपबंध करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है कि ऐसे अपराधों के विचारण के लिए और संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात राजपत्र में सूचना द्वारा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों का या महानगर मजिस्ट्रेटों का एक या विशेष न्यायालय स्थापित कर सकती है। तो केंद्र सरकार भी स्थापित कर सकती है उस राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात। तो जितने आवश्यक हैं महानगर मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट का या प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय स्थापित करके विशेष न्यायालय बना देगी। वहीं धारा 22A के उपबंध जहाँ तक हो सकें उपधारा 1 के अधीन के स्थापित न्यायालयों को उसी प्रकार लागू होंगे जिस बारे में उस धारा के अधीन स्थापित न्यायालयों को लागू होते हैं। मतलब सेक्शन 22A में राज्य सरकार द्वारा बनाए थे विशेष न्यायालय, उनको जो उपबंध लागू होते हैं वो सारे के सारे उपबंध इन पर भी लागू होंगे। वहीं 22B है, मामलों का संचित विचारण करने की न्यायालयों की शक्ति। पावर ऑफ कोर्ट टू ट्राई केसेस समरली। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार यदि वह ऐसा अनावश्यक समझे तो ऐसा निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण किसी मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके अंतर्गत धारा 22A की उपधारा 1 के अधीन स्थापित किए गए किसी न्यायालय का पीठासीन अधिकारी भी है संक्षिप्त तक किया जाएगा और उक्त संहिता की धारा 262 से धारा 265 के जिसके अंतर्गत दोनों धाराएं भी हैं उपबंध आवश्यक ऐसे विचारण को लागू होंगे। मतलब जो विचारण के उपबंध हैं सेक्शन 262 से 265 जिनमें दोनों शामिल हैं वो उन पर लागू होंगे और कोशिश की जाएगी इनका विचारण संक्षिप्तता हो।
मतलब जल्दी से संक्षिप्त विचारणा हो, शीघ्रता से इनका पे निर्णय हो और शीघ्रता से निश्चय होने के बाद शीघ्र कार्रवाई हो और इस तरह को जो प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है उसको रोका जाए और प्रोस्टिट्यूशन में लिप्त परेशान व्यथित लोगों को उससे मुक्ति दिलाई जाए। इसलिए सेक्शन 22A है जो संक्षिप्त विचारण की बात करता है। 22B। अब सेक्शन 23 है नियम बनाने की शक्ति है। यहाँ पे नियम बनाने की शक्तियाँ राज्य सरकार को भी हैं और केंद्र सरकार को भी हैं। तो सेक्शन 23 में नियम बनाने की शक्ति है जिसमें राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। जो भी नियम बनाएगी वो शासकीय राजपत्र में गजट में पारित होगा और वो नियम बन जाएगा। विशिष्टता और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले जितने सेक्शन दे रखे हैं उनमें जो पावर्स दे रखी हैं उन पर कोई बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले नए नियम बनाए जा सकते हैं। तो इसमें नए नियम हैं जो कैसे होंगे, इस व्यवस्था को और अच्छा करने के लिए, इन पे अच्छे से रोकथाम करने के लिए और इसमें लिप्त या परेशान या व्यथित लोगों को उनसे मुक्त कराने के लिए या जो धोखे से या दबाव में या इमोशनली ब्लैकमेल करके कैसे भी इनको उसमें वशवर्ती में लाया गया है, तो उनके शरीर स्वास्थ्य और मानसिक चिकित्सा की व्यवस्था करने के लिए तमाम नियम इसमें नए बनाए जा सकते हैं और शीघ्रता से लाभ प्राप्त कराया जा सकता है समाज को। तो ढेर सारे नियम इसमें बनाने का तरीका बताया है सेक्शन 23 में। अब वहीं सेक्शन 24 है अधिनियम का कुछ अन्य अधिनियमितियों का अल्पीकरण कारक न होना। मतलब इस अधिनियम का अन्य अधिनियमों पर अल्पीकारक प्रभाव नहीं होगा। मतलब ये अन्य किसी को अल्पीकृत नहीं करेगा, उनकी पावर को कम नहीं करेगा। वो अधिनियम अपनी जगह काम करेंगे और ये अधिनियम अपनी जगह काम करेगा और इसका प्रभाव अन्य अधिनियमों की शक्ति को कमजोर करने के लिए नहीं किया जाएगा। वही सेक्शन 25 निरसन और व्यावृत्तियाँ हैं। इसमें निरसन और व्यावृत्तियाँ हैं मतलब निरस्त किए जा सकते हैं जो उपबंध काम के नहीं। जैसे सेक्शन 10 और सेक्शन 12 को निश्चित कर दिया गया। व्यावृत्तियाँ मतलब ये सेविंग क्लॉज हैं, इसमें इसका प्रभाव कैसा रहेगा उसके बारे में बताया गया है। वहीं सेक्शन 25 निरसन और व्यावृत्तियों के बारे में है। इस अधिनियम की धारा 1 से भिन्न उपबंधों के किसी राज्य में प्रवृत्त होने की तारीख से व्यक्तियों के अनैतिक व्यापार के दमन से अथवा वैश्यावृत्ति के निवारण से संबंधित सब राज्य अधिनियम जो ऐसी तारीख से ठीक पहले उस राज्य में प्रवृत्त हों निरसित हो जाएंगे। मतलब जब ये लागू हुआ उससे पहले जो अधिनियम थे वो सारे के सारे निरसित हो जाएंगे, रिपील हो जाएंगे। अच्छा, वहीं क्लॉज 2 है उपधारा 1 किसी राज्य अधिनियम के इस अधिनियम द्वारा निरसन के होते हुए भी ऐसे राज्य अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई बात। वहीं सेविंग क्लॉज है, मान लो ये अधिनियम आया उससे पहले के सारे अधिनियम निश्चित हो गए लेकिन उन अधिनियमों के माध्यम से कोई कार्रवाइयाँ हुई हैं या आदेश हुए हैं या नियमों का पालन कराया गया है तो वो वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा, उनको पालन कराया जाएगा, वो वैसे ही रहेंगे, वो आदेश निरस्त नहीं होंगे। ये स्पष्टीकरण हो गया है। अब इसमें जो शेड्यूल है उसको और देख लेते हैं मन 1 मिनट में। 7(1) जो सेक्शन 7(1) है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय है। 11 का 4 है जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास के द्वारा विचारणीय है। वहीं सेक्शन 15(5) मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब DM और SDM के माध्यम से विचारणीय है। सेक्शन 16 है वो महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। सेक्शन 18 जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट जिसको हम कहेंगे DM या SDM। 19 मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, JMFC और DM और SDM। वहीं सेक्शन 20 DM के माध्यम से, SDM के माध्यम से और राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट और भी कोई हो सकता है जिसको पावर होगी। वहीं सेक्शन 22B है जो महानगर मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। तो ये हमने देखा अनैतिक व्यापार अधिनियम जो अनैतिक व्यापार प्रिवेंशन मतलब इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 देखा। इसके आने का कारण था समाज में बढ़ती हुई वैश्यावृत्ति, उसको रोकथाम के लिए यह अधिनियम लाया गया। तो ये दोस्तों इसमें 2018 में भी अमेंडमेंट हुए हैं जिसमें सेक्शन 5A के अंतर्गत उनने दुर्व्यापार करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास तक की सज़ा का प्रावधान रखा है। तो दोस्तों ये अधिनियम अच्छा है। इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट हमने वुमन एंड क्रिमिनल लॉ के लेक्चर्स के अंतर्गत देखा। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे अन्य किसी विषय पर जो वुमेन एंड क्रिमिनल लॉ संबंधित होगा उस पर हम बात करेंगे। नई वीडियो के आने तक जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।